आदित्य खेत में हल जोत रहा है, पसीने से तरबतर है। तभी दूर से गांव का मुखिया आता दिखता है। आदित्य हल रोकता है और उसके पास जाता है। आदित्य, कल फिर से हमारे पास गांव के कुछ लोगों की शिकायत आई है। कौन सी शिकायत मुखिया जी? हाँ, कल शंकरपुर राज्य से कुछ व्यापारी हमारे गांव में धान की फसल खरीदने आए थे, लेकिन गांव के कुछ लोगों ने चालाकी से उन्हें खराब फसल बेच दी। अरे अरे अरे, ये तो बहुत ही गलत बात है मुखिया जी। वैसे भी हमारा रामपुर गांव पहले ही ठगी के नाम से बदनाम होता जा रहा है और ये ऐसी हरकतें और हो रही हैं। तुम सही कह रहे हो आदित्य, हमें इस मामले में कुछ न कुछ तो करना ही होगा। कल हम गांव में पंचायत बुलाएंगे और इस मुद्दे पर सबके सामने बात करेंगे। देखते हैं क्या होता है। चलो जाते हैं हम। मुखिया वहां से चला जाता है। आदित्य कुछ देर खड़ा सोचता रहता है, फिर काम पर लौट जाता है। बिंदिया चूल्हे पर खाना बना रही होती है। आदित्य का उतरा हुआ चेहरा देखकर वो चिंता से उसकी ओर देखती है। क्या हुआ? आज आप बहुत परेशान लग रहे हो। हाँ, आज मुखिया जी बता रहे थे कि हमारे गांव के कुछ लोगों ने फिर से शंकर नगर राज्य के व्यापारियों को ठग लिया है। तो इसमें आप इतने उदास क्यों हो रहे हैं? अरे बिंदिया, मैं खुद इसी गांव का हूँ। ये मेरा गांव है, मेरा मान सम्मान इसी गांव से जुड़ा हुआ है। अगर गांव बदनाम होगा तो मेरा भी नाम तो खराब होगा ना। कल को कहीं जाऊंगा तो लोग मुझे पूछेंगे ना कि किस गांव से हो, तो क्या बताऊंगा? इस ठगी वाले गांव से हूँ। बिंदिया आदित्य को ध्यान से देखती है, फिर मुस्कुराती है। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। आदित्य गहरी सांस लेता है और अपने माथे का पसीना पोंछता है। गांव की पंचायत बैठी है। बूढ़े काका, दबंग जमींदार का बेटा प्रदीप, राकेश, सुजीत और रवि भी वहां मौजूद हैं। मुखिया सभा शुरू करते हैं। भाइयों, आज हम एक गंभीर मुद्दे पर बात करने के लिए यहाँ पे इकट्ठा हुए हैं। बात यह है कि हमारे गांव में ठगी की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। कल ही कुछ व्यापारियों को खराब धान बेचा गया। अगर यही चलता रहा तो हमारे गांव की साख पूरी तरह से खत्म हो जाएगी। पंचायत में कुछ लोग सहमति से सिर हिलाते हैं, लेकिन राकेश हंसते हुए बोल पड़ता है। अरे मुखिया जी, आप चिंता में क्यों पड़े हैं? अरे इसे ठगी नहीं, शुद्ध लाभ कहते हैं, लाभ। अरे हाँ, बिल्कुल सही कहा प्रदीप ने। अरे व्यापार में चतुराई भी तो जरूरी है। अब क्या ईमानदारी से व्यापार करेंगे तो कमाएंगे कैसे? क्यों? हाँ। रवि भी ठहाका लगाता है। अरे मुझे लगा कि यहाँ कोई बड़ी बात होने वाली है। ये तो बेकार की चर्चा निकल आई। खैर, मेरा समय बर्बाद करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। भैया हम तो जा रहे हैं, आप लोग करते रहो चर्चा कुचर्चा। रवि, राकेश, सुजीत और प्रदीप वहां से उठकर चले जाते हैं। मुखिया गुस्से में आ जाता है और आदित्य की ओर देखता है। बस बहुत हो गई ये कुतर्क भरी बातें। अगर ऐसा ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा गांव पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। प्रदीप घर लौटता है। उसका पिता, गांव का जमींदार, कुर्सी पर बैठा हुक्का पी रहा होता है। प्रदीप पास आकर बैठता है। पिताजी, आज पंचायत में मुखिया जी ने गांव में हो रही ठगी पर बात की थी। जमींदार ठहाका लगाकर हंसता है। अरे ये ससुरा मुखिया पगला गया है।
अरे गांव के लोग अगर चालाकी से पैसा बना रहे हैं तो इसको ठगी नहीं कहते हैं, इसको व्यापार कहते हैं, व्यापार, और होशियारी से किया गया व्यापार कहते हैं। अरे इसमें गलत क्या है, हैं? प्रदीप भी हंसने लगता है। हवेली के बड़े आंगन में जमींदार एक आलीशान कुर्सी पर बैठा है। उसके पास उसका बेटा प्रदीप बैठा है। नौकर चाकर इधर उधर काम कर रहे हैं। तभी मुखिया और आदित्य अंदर आते हैं। जमींदार उन्हें देखकर भौहें चढ़ाता है। अरे मुखिया जी, आदित्य, आओ भाई, आओ आओ आओ। अचानक कैसे आना हुआ? कोई खास प्रायोजन, मतलब कि कोई खास बात? जमींदार जी, हम गांव के भले के लिए आए हैं। आप इस गांव के जमींदार हैं। आपका कर्तव्य बनता है कि गांव के लोगों को सही रास्ते पर ले जाएं। दरअसल बात यह है जमींदार जी कि कल पंचायत में जब मुखिया जी ने गांव में हो रही धोखाधड़ी का मुद्दा उठाया, तब आपके बेटे प्रदीप को हमारे पक्ष में बोलना चाहिए था, मगर वो तो हमारे खिलाफ खड़ा हो गया। इससे ठगों के हौसले और बुलंद हो गए। अरे धोखाधड़ी, अरे भाई ये सब व्यापार है, व्यापार। अरे गांव के लोग अपना हुनर दिखा रहे हैं, इसमें क्या गलत है, क्या धोखाधड़ी हो गई, ये तो हमारी समझ में नहीं आ रहा। आप लोग फालतू में धोखाधड़ी धोखाधड़ी, अरे कहाँ हो रही धोखाधड़ी? व्यापार हो रहा है, व्यापार। हाँ। मुखिया और आदित्य स्तब्ध रह जाते हैं और निराश होकर दोनों हवेली से बाहर निकल जाते हैं। दोपहर का समय, जमींदार अपने बेटे प्रदीप और कुछ मजदूरों के साथ खेत में बैठा हुआ है। कुछ किसान फसल बो रहे हैं। तभी एक साधु आता है। लंबी दाढ़ी, कंधे पर झोला और हाथ में एक टोकरी। साधु दूर से ही जमींदार को देखता है और गंभीर स्वर में कहता है, तुम्हारे गांव के लोगों के मन में बुराई इतनी भर चुकी है कि वो फिर से लौट आएगी। जमींदार गहरी नजरों से साधु को देखता है। हैं? अरे ये कौन लौट आएगी? अरे क्या बकवास कर रहे हैं साधु महाराज, कौन लौट आएगी? क्या तुमने खंडहर से आने वाली उन रहस्यमयी आवाजों को नहीं सुना? कुछ दिनों से कई गांव वालों ने उन्हें सुना है। हाँ पिताजी, हाँ। अरे मैंने भी सुना था। अरे कुछ लोगों ने खंडहर से अजीब अजीब आवाजें सुनी हैं, लेकिन मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया था। आवाजें? अरे ये सब अफवाहें हैं। अरे हो सकता है कि कुछ शरारती लड़के गांव वालों को डराने के लिए ऐसा कर रहे हो। अरे ऐसे आवाजें कुछ नहीं आती हैं, सब फालतू की अफवाहें हैं, अफवाहें। ये किसी भी तरह का कोई खेल या शरारत नहीं है जमींदार। जो होने वाला है उसे रोकने का एक ही तरीका है। साधु अपने हाथ में पकड़ी टोकरी को जमीन पर रखता है और जमींदार के खेत से मिट्टी भरने लगता है। अरे रुको, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बिना मेरी जमीन से मिट्टी लेने की? रुक जाओ। ये मिट्टी यह तुम्हारी नहीं, धरती माता की है। मैं इसे अपने लिए नहीं, उस विनाशकारी शक्ति को रोकने के लिए ले जा रहा हूं, जो जल्द ही तुम्हारे गांव पर कहर बरपाने वाली है। इसलिए शांत रहो, शांत। अरे बकवास बंद करो। हाँ, हरियापुर में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। अगर मिट्टी लेनी है तो कीमत चुकानी होगी, कीमत, समझे? देखो, मैं साधु हूँ, साधु। मेरे पास धन नहीं है। अरे तो फिर निकल जाओ यहाँ से। बिना दाम दिए इस खेत से एक मुट्ठी मिट्टी भी नहीं मिलेगी, समझ गए? निकलो यहाँ से, निकलो। साधु जमींदार के खेत से चला जाता है
और दूसरे किसानों से मिट्टी मांगता है, मगर कोई भी उसे मिट्टी नहीं देता। पूरा दिन बीत जाता है, कोई साधु की मदद नहीं करता। थक हार कर वो जंगल की ओर जाने लगता है। सूरज ढल रहा है। जंगल किनारे स्थित आदित्य का खेत। आदित्य अपने खेत में बैठा हुआ है। तभी उसकी नजर साधु पर पड़ती है, जो भारी मन से चला जा रहा है। आदित्य साधु को रोकता है। साधु महाराज, क्या हुआ, क्या बात है? आपके चेहरे पर ये इतनी चिंता क्यों झलक रही है? साधु आदित्य को सारी घटना बताता है। अरे तुम्हारे गांव के भले के लिए मैं मिट्टी मांगता रहा, मगर किसी ने एक मुट्ठी मिट्टी तक हमको नहीं दी है, और पूछते हो कि क्या हो गया है? साधु महाराज, क्षमा चाहूंगा। आप मेरे खेत की जितनी मिट्टी चाहिए ले लीजिए, कोई समस्या नहीं है, आप ले सकते हैं। साधु आकाश की ओर देखता है। सूरज ढल चुका था। अब मिट्टी लेने का कोई फायदा नहीं, समय बीत चुका है। अरे कुछ दिनों बाद तुम्हारे गांव वाले खुद मुझे ढूंढते हुए आएंगे, तब उन्हें एहसास होगा कि लालच और धोखे का क्या परिणाम होता है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, अलख निरंजन। इतना कहकर साधु जंगल की ओर बढ़ जाता है। आदित्य खड़ा रह जाता है। उसकी आंखों में चिंता की लकीरें उभर आती हैं। साधु धीरे धीरे अंधेरे में गुम हो जाता है। आदित्य घर लौटता है। मुखिया वहां पहले से बैठा होता है। मुखिया आदित्य से बात करता है। बिंदिया चुपचाप बैठी होती है। उसकी आंखों में चिंता साफ झलकती है। आदित्य, अब मुझे लगता है कि गांव वाले पूरी तरह से लालची हो चुके हैं। इन्हें समझाना ही बेकार है अब तो। आदित्य हल्की सी मुस्कान के साथ मुखिया की ओर देखता है। हाँ मुखिया जी, न जाने क्यों मुझे उस साधु के चेहरे पर एक गंभीरता महसूस हो रही थी। उसकी बातों में बहुत कुछ छुपा हुआ था। अरे जो कुछ भी छुपा हुआ होगा वो सामने आएगा। समय तो ऐसा ही है आदित्य, हमें बस इंतजार करना होगा, इंतजार। कुछ महीने बीत गए हैं। जमींदार अपने बेटे प्रदीप के साथ हवेली में बैठा होता है। प्रदीप की चिंता स्पष्ट है। अरे ये ससुरा समझ नहीं आ रहा प्रदीप बेटा कि आखिरकार ये हुआ क्या है। ससुर, ये जमीन बंजर हो तो हो कैसे गई? सब कुछ पहले जैसा क्यों नहीं हो रहा? ये आखिरकार माजरा क्या है? हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं। अरे गांव की जमीन पर अनाज नहीं उग रहा। ऐसा लग रहा है जैसे धरती ने अनाज उगाना ही बंद कर दिया हो। अरे ये मौसम तो बरसात का है, लेकिन हमारे गांव में एक बूंद भी बारिश नहीं हुई, जबकि पड़ोसी गांव में लगातार दनादन बारिश हो रही है। ये सब क्या हो रहा है पिताजी? जमींदार गहरी सोच में डूब जाता है। फिर तुरंत खड़ा होकर बाहर की ओर दौड़ता है। जमींदार और प्रदीप कुएं के पास खड़े होते हैं। जमींदार कुएं का पानी सूखा हुआ देखता है और दंग रह जाता है। अरे 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 अरे, सारे गांव के साथ साथ हमारे कुएं का भी पानी सूख चुका है। हाँ। गांव के लोग भूख से परेशान और उदास बैठे होते हैं। जमींदार और प्रदीप खेतों की ओर देखते हैं, जहां सब कुछ बंजर और सूखा पड़ा होता है। अरे ये क्या हो रहा है? हम सबके पास में क्या कोई उपाय नहीं है क्या? हैं? आदित्य और बिंदिया के घर में भी सन्नाटा है। आदित्य और बिंदिया दोनों बैठे होते हैं। बिंदिया उदास होकर आदित्य से कहती है, मुझे समझ नहीं आता कि हमारे गांव वालों को किसकी नजर लग गई है। हमारे सारे सुख तो खत्म हो गए। है बिंदिया,
मैंने बड़े मन से बीज बोए थे, सोचा था कि इस बार अच्छी फसल होगी, लेकिन अब तो धान का एक दाना भी नहीं उग पाया। अरे अब क्या होगा? तभी मुखिया आता है और आदित्य से कहता है, अरे ये तो एक दिन होना ही था आदित्य। गांव वालों को उनके लालच का अंजाम भुगतना पड़ रहा है और कुछ नहीं। मुझे लगता है कि साधु की बातों में वाकई में कुछ गहराई थी। साधु का नाम सुनकर आदित्य के चेहरे पर एक तेज धमाका सा होता है। वो मुखिया की ओर देखता है और कहता है, मुखिया जी चलो, अरे चलो 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 चलो, जमींदार के पास चलते हैं। बहुत हो गया, अब तो हमें उसे उसकी गलती का एहसास दिलाना होगा। चलो। लेकिन आदित्य, जमींदार के पास जाकर क्या करेंगे? अब तो सब कुछ बर्बाद हो चुका है, अब क्या बचा है? हाँ मुखिया जी, ये सच है कि अब सब कुछ बर्बाद हो चुका है, लेकिन अब हमें जमींदार को उसकी गलती का एहसास दिलाना होगा। मुझे लगता है कि अब वो हमारी बात समझेगा, फिर हम दोनों इस गांव को छोड़ देंगे। मुखिया आदित्य की बातों को सुनता है, फिर वो सहमत होकर आदित्य के साथ जमींदार के पास जाने के लिए तैयार हो जाता है। आदित्य और मुखिया जमींदार के पास पहुंचते हैं। जमींदार अपने बेटे प्रदीप के साथ बंजर खेत को देखता है। उसकी आंखों में अब पछतावा और चिंता दोनों है। आदित्य और मुखिया, ये क्या हो क्या रहा है हमारे साथ? जमींदार जी, अब समय आ गया है जब आपको अपनी गलती का एहसास होगा। अरे मैंने आपको और इस पूरे गांव को बहुत समझाने का प्रयास किया था, लेकिन आपने मेरी बात पर कभी ध्यान ही नहीं दिया। अरे ये सब कुछ तुम्हारे और इस गांव के कुकर्मों का फल है, कुकर्मों का फल है। एक दिन तो ऐसा होना ही था ना, और क्या? तुम सबके लालच ने इस गांव को बर्बादी की ओर धकेल दिया है और पूछते हो कि क्या हो गया हमारे साथ। हाँ, ये बात तो तुम सही कह रहे हो। मुझे अब याद आ रहा है, मुझे वो साधु की बात मान लेनी चाहिए थी। उस समय मैंने साधु को वाकई में गलत समझ लिया था। वो मेरी गलती थी। अरे नहीं, तुमने साधु को गलत नहीं समझा था, बल्कि तुम्हारा मन इस कदर ज्यादा उलझा हुआ था कि तुम मिट्टी तक का धन साधु से मांगने लगे। अरे साधुओं का सम्मान किया जाता है, उनका स्वागत सत्कार किया जाता है, ऐसे हर बात के लिए उनसे धन नहीं मांगा जाता। मैं और मुखिया इस गांव को छोड़कर जा रहे हैं। हाँ, लो तुम्हारा गांव अब तुम्हें मुबारक हो। संभालो यहाँ की मिट्टी, यहाँ की लालच और यहाँ के इस बंजरपन को, रहो इसके साथ। आदित्य धीरे धीरे अपनी राह पर चल पड़ता है। जमींदार हवेली में लौटता है और अपने बेटे प्रदीप से बात करता है। प्रदीप, हमें वो साधु बाबा को ढूंढना चाहिए। हाँ, वही अब हमारी मदद कर सकता है। हाँ पिताजी, आप सही कह रहे हैं। मैं भी यही सोच रहा था। हमें उस साधु बाबा से ही उम्मीद है, अब वही कुछ कर सकते हैं। जमींदार और प्रदीप कुछ गांव वालों के साथ साधु की खोज में निकल पड़ते हैं। बहुत समय बाद जमींदार और प्रदीप एक घने वृक्ष के नीचे साधु को बैठा हुआ पाते हैं। जमींदार और प्रदीप उसकी ओर बढ़ते हैं। क्या हुआ? क्यों तुम मुझे ढूंढने आए हो? क्या बात है? बोलो। साधु की बातें सुनकर जमींदार की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो घुटी हुई आवाज में बोलता है, क्षमा कर दो, मुझे क्षमा कर दो साधु महाराज, मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर दो। क्षमा कर दो। नहीं 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 नहीं, तुम्हारे गांव के लोग जितने दोषी, तुम उनसे कहीं ज्यादा दोषी हो। सबसे पहले मैं तुम्हारे खेत में मिट्टी मांगने के लिए आया था, लेकिन तुमने मिट्टी देने के बदले मुझसे धन मांगा, जबकि मैं तुम्हारे गांव की
मदद करना चाहता था। फिर उसके बाद किसी भी गांव वाले ने अपने खेत की मिट्टी तक नहीं दी। साधु महाराज, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई हमसे भूल। अरे हमें क्षमा कर दीजिए, माफ कर दीजिए, समझ में आ गया। साधु जमींदार और गांव वालों की ओर देखता है और तरस से कहता है, अब मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारे रामपुर गांव के एक तालाब के पास जो खंडहर है, वो कभी बहुत बड़ा महल हुआ करता था। उस महल में राजा दिलीप का शासन था। राजा दिलीप अपनी पत्नी लक्ष्मी से बहुत प्रेम करता था, लेकिन वो नहीं जानता था कि लक्ष्मी एक काले जादू की पुजारन थी। वो अंदर से एक लालची औरत थी और हमेशा के लिए अमर होना चाहती थी। साधु की आवाज गहरी होती जाती है और गांव वाले ध्यान से सुनते हैं। ओ, क्या वो महल और लक्ष्मी की कहानी हमारे गांव से जुड़ी हुई है? सब कुछ जुड़ा हुआ है जमींदार, सब कुछ जुड़ा हुआ है। सुनो, एक दिन राजा दिलीप किसी महत्वपूर्ण कार्य से राज्य के बाहर चला गया और उसने शासन की बागडोर अपनी पत्नी रानी लक्ष्मी के हाथों में सौंप दी। रानी लक्ष्मी ने राज्य में बुराइयां फैलानी शुरू कर दी। धीरे धीरे राजा दिलीप की प्रजा लालची हो गई और बुराई ने राज्य को अपनी चपेट में ले लिया। कुएं सूख गए, जमीन बंजर हो गई और जब राजा दिलीप वापस लौटे तो उन्होंने देखा कि उनका राज्य पूरी तरह से बर्बाद हो चुका था। राजगुरु ने तपस्या करके यह पता लगाया कि रानी लक्ष्मी एक राक्षस की पुजारन थी और उसने अपने काले जादू से राज्य में बुराई फैलाई। यह सुनकर राजा दिलीप पूरी तरह से चौंक गए। राजगुरु ने उन्हें कहा कि कनिष्क के जंगल से मिट्टी लानी होगी और उसे राज्य की जमीनों में डाला जाए। इससे सूखे की चपेट खत्म हो जाएगी। साधु कुछ पल रुकता है और फिर गंभीरता से कहता है, राजा दिलीप ने राजगुरु का आदेश मानते हुए मिट्टी डलवाई और देखते ही देखते राज्य में सुख शांति चैन सब कुछ लौट आया। लेकिन जब रानी लक्ष्मी को मृत्यु दंड दिया गया तो उसने गुस्से में आकर कहा, जब तक इस राज्य के वासी लालची रहेंगे तब तक तुम्हारे राज्य में कभी भी सुख चैन नहीं रहेगा। इसे हमेशा के लिए सुखा दिया जाएगा। ओ, इसका मतलब हम सभी गांव वालों के लालच की वजह से लक्ष्मी का श्राप हम पर लगा है। हाँ, लेकिन साधु बाबा, आप हमारे खेत की मिट्टी क्यों ले रहे थे? वो मेरी समझ में नहीं आया। दरअसल बात यह है कि आज भी उस खंडहर के पास एक मंदिर बना हुआ है जहां राजगुरु पूजा करते हैं। यह मंदिर ही इस गांव को बचाने का उपाय है। जब भी इस गांव में लालच बढ़ा तो मंदिर के सामने एक टोकरी मिट्टी डाल दी जाती ताकि बुराई खत्म हो सके। और मैं भी यही करने आया था, लेकिन तुम्हारे लालच ने मुझे वो मौका नहीं दिया, बस जिसका परिणाम तुम सब भुगत रहे हो। ओह, लेकिन साधु बाबा, अब क्या किया जा सकता है? अब भी तो कोई उपाय होगा ना? अब केवल एक टोकरी मिट्टी ही तुम्हारे गांव को बचा सकती है, जो मंदिर के अंदर रखी हुई है, जो कनिष्क जंगल की है। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, इस टोकरी में से मिट्टी सिर्फ उस व्यक्ति को ही लेनी होगी जिसका मन लालच से मुक्त हो। ठीक है, याद रखना मेरी बात। जमींदार तुरंत आदित्य का नाम लेता है। हाँ, मैं जानता हूँ। गांव में एक ऐसा व्यक्ति है और वो है आदित्य। वो सच में अपने गांव से प्रेम करता है। जमींदार आदित्य के घर जाता है और उसे सारी घटना बताता है। आदित्य गंभीरता से सुनता है और तुरंत निर्णय लेता है।
अगर यही रास्ता है तो मुझे ये करना होगा। मैं मंदिर जाता हूं और वो मिट्टी उठाता। आदित्य मंदिर में प्रवेश करता है और टोकरी से मिट्टी उठाता है। आदित्य टोकरी के साथ वापस लौटता है और साधु को मिट्टी देता है। साधु मिट्टी को गांव की जमीन पर डालता है और मिट्टी डालते हुए गांव वालों से कहता है, हाँ, अब देखो, जैसे ही ये मिट्टी डाली जाएगी, आसमान में काले बादल छा जाएंगे और वर्षा होगी। ये गांव फिर से अपने पुराने रूप में लौटेगा। हाँ। साधु मिट्टी डालता है और धीरे धीरे आसमान में बादल घिर आते हैं। कुछ ही समय बाद बारिश शुरू हो जाती है। हाँ, अब देखो, ये वर्षा तुम्हारे लिए जीवन का नया संकेत है। कुछ ही दिनों में रामपुर गांव में हरियाली छा जाती है। गांव वालों का व्यवहार सुधर जाता है। हाँ, इसका मतलब सब कुछ ठीक हो गया। अरे बाप रे बाप, ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं है। साधु बाबा मुस्कुराता है और कहता है, यह कोई चमत्कार नहीं, तुम्हारे दिल से लालच का दूर होना था ये। अब तुम्हारे गांव में शांति और समृद्धि लौट आई है। लेकिन हाँ, ध्यान रखना, लालच नहीं करना। लालच बुरी बला है। अलख निरंजन। ओम नमः शिवाय। ओम नमः। साधु बाबा धीरे धीरे वहां से चलने लगते हैं और गांव वाले खुशी के साथ उसकी दिशा में देखते हैं।